आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि हमने 3 लेवल में हमारी पावर को डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हमारी इंडिया के 3 लेवल्स हैं। अब सपोज इन सब के पास कौन कौन सी पावर रहेगी, ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशरी, यानी इनके पास अपनी खुद की कौन सी पावर है, ये जुडिशरी डिसाइड करता है। इसलिए हमारी जो इंडिया है वो एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री कहलाती है। अगर सपोज हमें किसी फंडामेंटल राइट में या कोई भी चेंज चाहिए होता है तो 2/3 की मेजॉरिटी के साथ ही वो चेंज किया जा सकता है। मेजॉरिटी किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की, तभी हम वो चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सपोज स्टेट और सेंट्रल के बीच कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या डिस्पैच होते हैं तो उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ की लिस्ट, यानी कौन कौन सी पावर किसके अंडर में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट यानी जो पावर सेंटर के पास है। तो सेंटर के पास कौन सी पावर रहेंगे? जो सारी कंट्री में रूल करते हैं, यानी ऑल कंट्री के जो टॉपिक्स रहते हैं वो सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब इसमें बात करें तो कौन कौन सी? सिक्योरिटी, करेंसी, आर्मी और फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हमारी यूनियन लिस्ट में आती है। और बैंक भी, यानी जो सारी चीज़ें पूरी कंट्री को रन करती है वो यूनियन लिस्ट में आती है। सेकेंड लिस्ट आती है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी जो टॉपिक स्टेट तक रहते हैं, यानी सबके अपने अपने रहते हैं। इस तरह से 66 पावर जो है स्टेट लिस्ट को दी गई है। अब इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है एग्रीकल्चर, वहाँ का ट्रेड, ये सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती है। अगला टॉपिक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसे टॉपिक जो यूनियन लिस्ट में भी इंक्लूडेड हैं और स्टेट में भी इंक्लूडेड है। यानी कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन होते हैं जो यूनियन के अंदर भी आते हैं और स्टेट के अंदर भी आते हैं। जैसे अगर हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखें तो हमारे यहाँ पर एमपी बोर्ड भी चलता है और सीबीएसई भी है। दोनों किससे रिलेटेड है? एजुकेशन। दोनों का सब्जेक्ट एजुकेशन है, लेकिन एमपी बोर्ड स्टेट लिस्ट में आएगा, सीबीएसई यूनियन लिस्ट में आएगा। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूनियन भी के अंदर में भी आता है और स्टेट के अंदर में भी आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में कहलाते हैं। जैसे कि एक तो एग्जांपल एजुकेशन ले लिया, देन मैरिज। अब आप सोचोगे कि मैरिज कैसे यूनियन लिस्ट में आती है? तो मैरिज ऐसे यूनियन लिस्ट में आती है कि सपोज हम किसी अदर कंट्री के मेंबर से अगर शादी करना चाहें तो फिर वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक बन जाता है। देन अडॉप्शन, ये भी सेम मैरिज की तरह। ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अब फोर्थ लिस्ट आती है रेसिडरी लिस्ट। रेसिडरी लिस्ट मतलब ऐसे टॉपिक, यानी हम डेवलप हो रहे हैं
ये हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले चल रहा था एज इट इज़ हमेशा चलता ही रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं, कुछ डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर होगा या कंप्यूटर में इतना डेवलपमेंट होगा। तो वो सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे? वो सब्जेक्ट जाएंगे रेसिडरी लिस्ट में, यानी ऐसे टॉपिक जो नए आए हैं, जो अभी कहीं भी इंक्लूड नहीं है, ना ही यूनियन में, ना ही स्टेट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट रेसिडरी लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी नए रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारे रेसिडरी लिस्ट में ही लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी की। लैंग्वेज पॉलिसी हमने बहुत सी कंट्री में देखा है कि कंट्री की अपनी एक ऑन लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पॉलिटिकल के चैप्टर 1 में पढ़ा था श्रीलंका को लेकर। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें लैंग्वेज पॉलिसी में, तो हमारे यहाँ कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यानी सिर्फ उसी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा कोई भी लैंग्वेज हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ पर्सन हमारे यहाँ पर हिंदी का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कह सकें वो हिंदी कहलाती है। अब हमारे ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के बारे में कहा गया है कि इसी का यूज़ करना है, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकती है। देन आफ्टर इस तरह से जो 22 लैंग्वेज है, अगर सपोज हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करते हैं किसी और स्टेट से, तो हम उसका पेपर हमारी स्टेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करके दे सकते हैं। बट बहुत सी बार ये कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे कि स्टेट टू स्टेट कुछ नोटिस वगैरह प्रोवाइड करना हो। हमारे यहाँ हिंदी चलती है, वहाँ मलयालम चलती है, तो हाउ कैन पॉसिबल कि स्टेट टू स्टेट कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए? तो मोस्ट ऑफ स्टेट टू स्टेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ सभी पर्सन जानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।